हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक वैदिक ज्योतिष में फलित ज्योतिष का है, जिसमें यह हमने बताने की कोशिश की है कि पाप ग्रह कब शुभ हो जाते हैं और खराब भावों का अच्छा फल देने लगते हैं। तो चलिए ऐसी कुंडली की विवेचना करते हैं। ये कुंडली है कन्या लग्न की। लग्न स्वामी बुध है, राशि मिथुन है, राशि स्वामी बुध है, नक्षत्र पद पुनर्वसु का द्वितीय पद है और नक्षत्र का स्वामी गुरु है। ये नक्षत्र बहुत ही अच्छा है, इसका स्वामी गुरु है। तिथि दसवीं, हिंदू दिन सोमवार, पक्ष कृष्ण है, योग वरीयान है। वरीयान योग वाले लोगों को काफी सुख सुविधाएं भोग विलास मिलता है। करण वणिज है, इनका चंद्रमा थोड़ा सा वीक है, कृष्ण पक्ष की दसवीं का है, पर नक्षत्र बहुत अच्छा है। ये कुंडली जो हम बता रहे हैं आप देख सकते हैं, ये कन्या लग्न की है और मिथुन राशि की है। चंद्रमा मिथुन में है और लग्न भाव में प्रथम भाव में छठी राशि अर्थात कन्या राशि लगी है। और यहाँ पे आप एक ध्यान दीजिए कि लग्नेश और द्वादशेश अर्थात 12वें हाउस के स्वामी का आपस में एक्सचेंज हुआ। तो ये एक्सचेंज जब भी होता है केंद्र भाव से, ये केंद्र भी है और त्रिकोण का प्रथम भाव भी है, लग्न भाव, और इसका जब एक्सचेंज होता है तो बहुत ही शुभ फल देता है। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे ये ग्रह पाप ग्रह शुभ हो रहे हैं। यहाँ पे नवमांश कुंडली है। नवमांश में जिसे हम D9 या स्पाउस कुंडली भी कहते हैं, लग्न भाव में मीन राशि लगी है। 12वीं राशि मीन राशि, जिसका स्वामी गुरु होता है और गुरु अपने 9वें भाव में जो इसका प्राकृतिक भाव है वहां पे बैठा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कुंडली बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे हमने विंशोत्तरी महादशा वर्ष, विंशोत्तरी अंतरदशा और विंशोत्तरी प्रत्यंतर दशा के टेबल्स लगा रखी है। 6 टेबल हमने लगाई है, इनका एक एक कर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हमें ग्रह, उनके अक्षांश की वैल्यू और उनके गुण क्या हैं इनके बारे में जानना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने बताया ना कि लग्न कन्या है, ये कन्या लगी है और ये 60 डिग्री 50 मिनट की है। सूर्य कहाँ पे बैठा हुआ है? सम भाव में बैठा है, क्योंकि सूर्य यही लग्न भाव में बैठा है। ये सम है उसके लिए कन्या राशि। और D9 में अर्थात नवांश में ये शत्रु भाव में है। चंद्रमा देखिए गज के स्त्री योग बना रहा है 10वें भाव में, तो ये कार्य क्षेत्र का भाव है। तो कार्य क्षेत्र से इनको बहुत धन मिलेगा। D9 में यही चंद्रमा उच्च का हो गया है, लेकिन वहां राहु केतु के साथ है। मंगल की स्थिति देखें तो शत्रु भाव में है। मंगल आप देख सकते हैं, मंगल शुक्र की राशि में है, तो शत्रु भाव में है, पर धन लक्ष्मी योग बना रहा है। धन लक्ष्मी योग ये बना रहा है और D9 में भी शत्रु भाव में है, चौथे में। बुध जो है लग्नेश है, यहाँ पे समभाव में है, क्योंकि अपने सूर्य अर्थात पिता की राशि में है तो समभाव है। वहां पे ये अस्त बता रहा है, लेकिन ज्यादातर केसेस में बुध अस्त कभी नहीं होता है ऐसा माना जाता है। लेकिन बुध यहाँ व्यय हाउस में है, तो ये व्यय व्यय का कार्य भी कराएगा। अब यहाँ पे लग्नेश और व्यय के आपस में एक्सचेंज है। लग्नेश बैठा है 12वें में और 12वें का स्वामी सूर्य बैठा है लग्नेश लग्न भाव में, तो यहाँ लग्नेश व्यय का आपस में एक्सचेंज है, ये शुभ हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि गुरु गुरु चंद्रमा की युति जब होती है तो गज की स्त्री होता है, तो गज के साइज के समान धन की प्राप्ति होती है। शुक्र स्वराशि है, D9 में व्यय हाउस में चला गया है और सूर्य शुक्र की युति बना रहा है, पर त्रिकोण तीसरे त्रिकोण में आ रहा है D9 में। तो शुक्र की बात करें तो यहाँ पे शुक्र स्वराशिष्ट है, अपने प्राकृतिक भाव में है, इसलिए शुक्र इनको शुभ फल देगा, अच्छे फल देगा, धन संपत्ति की वैभव की कोई कमी नहीं देगा। शनि की बात करें तो ये भी स्वा है, आप देख सकते हैं 10-11। मकर और कुंभ राशि इनकी लगी है 5वें और छठे भाव में। छठे भाव में शनि जो है
अपनी ही कुंभ राशि में है तो शत्रुहंता योग बना रहा है। इसकी कंडीशन ये होती है कि अगर लग्नेश मजबूत होता है तो शत्रुहंता योग बन जाता है, क्योंकि यहाँ एक पाप ग्रह अपनी ही स्वराशि में और एक बुरे भाव, छठवां भाव, चोट, आकस्मिक मृत्यु, इन सबका भाव है। रोग, दोष, दुश्मन, इन सबका भाव है। तो वहां पे वो शनि बैठा हुआ है, अपनी राशि में है, शत्रुहंता हो गया, तो इनको इन सब चीजों से मुक्ति दे देगा, इन सब व्यवधानों से, समस्याओं से मुक्ति देगा। तो इनका शनि भी अच्छा हो गया। राहु और केतु क्रमशः नवम और तृतीय में है, दोनों ही वर्गोत्तमी हैं। देखिए, आप ध्यान दीजिए, राहु द्वितीय राशि में, केतु आठवीं राशि में है। और यहीं पे अगर आप इनका देखें तो राहु द्वितीय राशि में है, नवमांश में भी, और केतु नवमांश में फिर से आठवीं राशि में है। तो असल में पाप ग्रह वर्गोत्तम हो गए हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पाप ग्रह राहु केतु वर्गोत्तमी हो गए, अब वो शुभ फल देंगे। और दोनों क्रमशः, पहले राहु नवम भाव में बैठा, फिर केतु नवम भाव में बैठा D9 कुंडली में, और इस तरह से नवम भाव में बैठ के दोनों ही शुभ हो गए। तो दो दो कारण है शुभ होने के। और शनि शुभ हो गया वो भी हमने बता दिया, क्योंकि वो पंचम त्रिकोण, पांचवें हाउस जो कि त्रिकोण में आता है, उसका स्वामी है, स्वराशिस्थ है, छठवें भाव में बैठा। तो अब लगभग लगभग सारा डेटा हमने दे दिया है। अब कुंडली की विवेचना करते हैं। तो आपकी कुंडली की कुछ विशेषताएं। आपका जन्म गंडमूल में नहीं हुआ, अतः गंडमूल की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये नक्षत्र जो है पुनर्वसु, ये गंडमूल में नहीं आता है। आप मांगलिक नहीं हैं, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ मंगल 12, 1, 4, 7 और 8 में कहीं नहीं है, मंगल द्वितीय में है, तो आप मांगलिक नहीं है। ना ही आपको काल सर्पदोष है। क्यों? क्योंकि राहु केतु एक्सिस, ये राहु केतु एक्सिस के दोनों तरफ ग्रह हैं, शनि ने बचा लिया इनको काल सर्पदोष से। बाकी के सारे ग्रह एक तरफ हैं, लेकिन शनि दूसरे तरफ आ गया और काल सर्पदोष से ये बच गए। तो देखिए, इनकी कुंडली में बहुत कुछ शुभ हो रहा है। आपकी लग्न कुंडली के 10वें भाव में गजकेसरी योग बना है। ऐसे योग वाला जातक बहुत पराक्रमी, मान सम्मान वाला तथा धनी होता है। ये देखिए 10वें भाव में गजकेसरी, चंद्रमा गुरु की युद्ध को गजकेसरी कहते हैं। अब आप देखिए 5वां पॉइंट, आपका कन्या लग्न का लग्नेश बुध 12वें चला गया है, इसीलिए ग्रह नगर से स्थान परिवर्तन हुआ। आप ध्यान दीजिए, किसी भी कुंडली में जो लग्नेश है, अगर वह अपने से 12वें चला जाता है, मतलब जहां पे उसका जन्म लग्न बैठी है उससे पूरा घूम के जस्ट उसके पीछे आ जाता है, तो इसके कहते हैं कि उसका स्थान परिवर्तन हो जाएगा और वह जहां उसका जन्म हुआ है अपने माता के घर से दूर बसे जाना चाहते हैं। तो आपका कन्या लग्न का लग्नेश बुध 12वें चला गया है, इसलिए ग्रह नगर से स्थान परिवर्तन हुआ। यह स्थान बुध की दूसरी राशि मिथुन द्वारा निर्धारित होगा। अब ये स्थान कहाँ होगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि बुध है लग्नेश और बुध की दूसरी राशि कार्य क्षेत्र में लगी है। इसके मतलब जहां वो कार्य करेंगे वहीं पे वो जाएंगे। यह स्थान बुध की दूसरी राशि मिथुन द्वारा निर्धारित, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में लगी है, क्योंकि मिथुन वायु तत्व की राशि है, अतः आप वायु से संबंधित वायुसेना में जाएंगे, या वायु से संबंधित और कोई काम कर सकते हैं, ग्लाइडिंग का काम कर सकते हैं, स्पेस में जा सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे कामों में जा सकते हैं, क्योंकि वो तीसरी राशि वायु तत्व है और आपके कार्य क्षेत्र में लगी है। यहीं पर गजलक्ष्मी योग बन रहा है, अतः आपने अपनी नौकरी से गज के समान धन कमाया हो। आपके माँ का घर अर्थात चौथा सुख भाव में बृहस्पति की धनु राशि लगी है। आप देखिए, ये है चौथा हाउस, यहाँ पे 9 नंबर राशि लगी है और उसके सामने ही गुरु बैठा 7वीं दृष्टि से अपने माँ के भाव को देख रहा है। और बृहस्पति 10वें हाउस में बैठकर 7वीं दृष्टि से मातृ भाव को देख रहा है, अतः माँ के घर से आपको मान सम्मान सुख पर्याप्त मिलता रहेगा और आगे भी आप दूर रहते हुए भी अपने उस घर से जुड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि लगातार आजीवन रहेगी माँ के हाउस पर, और वो शुभ दृष्टि है। तो माँ के हाउस से उनको हमेशा मान सम्मान, धन संपत्ति सब मिलती रहेगी, और ये अपने उस घर को कभी नहीं छोड़ेंगे, भले ही दूर रहेंगे पर अपने घर से इनका जुड़ाव रहेगा। अब हम लोग 6वें पॉइंट पे आते हैं। आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ, इसका अर्थ पुनः शुभ होता है, फिर से शुभ, बार बार शुभ शुभ मिलता रहेगा। आकाश मंडल में पुनर्वसु 7वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का स्वामी गुरु है और इस नक्षत्र से मिथुन राशि बनती है। इस राशि का स्वामी बुध है। अदिति इस नक्षत्र की इष्ट देवी है। इस नक्षत्र के अंतर्गत पैदा होने वाले जातक धार्मिक होते हैं।
लेकिन कभी कभी उन पर कट्टरपंथ हावी हो जाता है, क्योंकि धार्मिक लोग भी अगर उनको साथ छेड़ा जाए, उनके साथ समस्या की जाए, परेशान किया जाए, तो वो ज- जबरदस्त अधर्मी भी होते हैं, कट्टरपंथी हो जाते हैं और बदला लेते हैं। आपका अच्छा स्वभाव, शांत, सुखी, दानी, न्यायप्रिय, प्रभावशाली, व्यवहार बदलने में सक्षम, धार्मिक प्रवृत्ति, शोध कार्य में रुचि रखने वाले, भ्रमणशील और नेतृत्व करने वाले हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि ये नक्षत्र इतना महत्वपूर्ण है, इतना शुभ है, क्योंकि भगवान राम का जन्म भी पुनर्वसु नक्षत्र में ही हुआ था। अब हम लोग देखते हैं 8वां पॉइंट। आपके लग्नेश बुध और व्यय सूर्य का आपस में एक्सचेंज हुआ है, अतः इन दोनों भाव का फल आपको शुभ ही मिलेगा। प्रथम भाव आपको मान सम्मान, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा शरीर इत्यादि देगा। द्वादश भाव प्राकृतिक रूप से व्यर्थ व्यय कराता है, पर अब एक्सचेंज के कारण वो अब आपको मितव्ययी बना देता है। आप खर्च करेंगे, लेकिन बहुत ही सोच समझ कर, जरूरी होगा तब खर्च करेंगे। बुद्ध बुद्धि का मालिक है और सूर्य ऊर्जा का, जो कि अब आप में प्रचुर मात्रा में होगी। दोनों का एक्सचेंज हो गया। आप देख सकते हैं 6 का मालिक 12 में, 12 का मालिक 6 में, प्रथम भाव का मालिक द्वादश में, द्वादश का मालिक प्रथम में। इसी को एक्सचेंज कहते हैं केंद्र भाव या त्रिकोण, क्योंकि ये प्रथम त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। अब 9वां पॉइंट। आपके द्वितीय भाव धनेश में शुक्र अपनी ही राशि तुला में मंगल साथ बैठा है, अतः धन सेना की कार्य से आएगा, यह सुनिश्चित हो गया। क्यों? देखिए, धनेश शुक्र भगवान होते हैं, शुक्र ग्रह होते हैं, और वो अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा हो गया। इनको धन प्रचुर मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? उसने युति बनानी, किससे? मंगल से। मंगल कहाँ ले जाएगा? सेना कार्य में, या तो डॉक्टर बनाएगा या सेना में, जहां ब्लड रिलेशन हो, जहां ब्लड से रिलेटेड काम। तो इन दो फील्ड से आपका धन। मंगल उन जगहों में भी ले जाता है जहां ऊर्जा का उत्पादन होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल की फील्ड, जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मंगल उन जगहों में ले जाता है जहां भट्ठी जलती है, जैसे होटलों में, रेस्टोरेंट्स में। तो ये कार्य भी मंगल कराता है। 10वां पॉइंट। आपकी कुंडली की प्रमुख विशेषता यह है कि सभी पापी ग्रह अशुभ भाव शुभ हो गए हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि सारे पापी ग्रह और अशुभ भाव शुभ हो गए हैं, अतः जीवन में कोई भी बड़ी समस्या नहीं आएगी। केतु और शनि त्रसदाय में स्वराशि होके बैठ गए, अतः शुभ हो गए। राहु मूल त्रिकोण में बैठ के शुभ हो गया। अब आप देख लीजिए, केतु तीसरे भाव में है, 8वीं राशि में है। राहु द्वितीय भाव में है, 9वें मूल त्रिकोण में है। अब राहु जब मूल त्रिकोण में बैठा, तो ऐसे ही शुभ हो गया। ऊपर से दोनों ही वर्गोत्तमी हो गए। अभी हमने बताया ना कि इनकी जो लग्न और नवांश कुंडली है, उनमें इन दोनों पाप ग्रहों ने अपनी राशि का परिवर्तन नहीं किया है। आप इसको यहां से समझ सकते हैं। यहां देखिए, केतु 8वीं राशि में है, केतु 8वीं राशि में, राहु दूसरी राशि में है, राहु दूसरी राशि में है। तो लग्न और नवांश कुंडली में उन्होंने अपना राशि परिवर्तन नहीं किया है। इसी को हम कहते हैं वो वर्गोत्तमी हो गए। वर्गोत्तमी मतलब अब उनके जैसे प्लस, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस प्लस का तो प्लस मिलता है, माइनस माइनस का भी प्लस मिलता है। उसी तरह से पाप ग्रह का जब स्क्वायर हो जाएगा, तो हमेशा वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, हमेशा वो अच्छा ही कार्य करेंगे। अब आपको शुभ फल मिलेंगे। तो दो पाप ग्रह राहु केतु जब किसी कुंडली में शुभ हो जाते हैं, तो बहुत ही, आप समझ लीजिए, उस कुंडली के सारे पाप कर्म का वो निस्तारण कर देते हैं और शुभत्व की बहुत बढ़ोतरी हो जाती है। तो मित्रों, यहाँ पे आपने देखा कि राहु केतु इनके पाप ग्रह थे, वर्गोत्तमी हो गए, और क्रमशः एक लग्न कुंडली में राहु त्रिकोण में था और नवांश कुंडली में केतु आ गया त्रिकोण भाव में। इस तरह से दोनों ही शुभ। अब हम देखते हैं शनि के बारे में। अतः क्योंकि आपकी कुंडली की प्रमुख विशेषता है कि सभी पापी ग्रह और अशुभ भाव शुभ हो गए हैं, अतः जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। केतु और शनि त्रसदाय में स्वराशि होकर बैठ गया, अतः शुभ हो गए। देखिए, केतु और शनि, ये 3, 6, 10, 11, स्पेशली 3, 6, 11 को हम कहते हैं त्रसदा। ये अच्छे फल नहीं देते हैं और इसमें वृद्धि होती है, तो समय के साथ दुश्मनों की वृद्धि। पर अगर उसका स्वामी वहीं बैठ जाए, तो वो शुभ फल देने लगता है।
तो शनि अपनी ही राशि में बैठ के अब दृष्टिदाय के छठे भाव, जिसे रोग, दोष, शत्रु भाव कहते हैं, वहां पे बैठ के शुभ होते हैं। और राहु तो मूल त्रिकोण में बैठा है, तो वो भी शुभ हो गया। अब 11वां पॉइंट, शनि 5वें व छठे भाव का स्वामी होकर अपनी कुंभ राशि छठे भाव में बैठ गया, अतः इसने संतुरहंता योग बनाया, जिसमें कि आपको कोई रोग नहीं होगा, दोष नहीं होगा, और आप अपने दुश्मनों का नाश करेंगे। ये हम पहले ही बता चुके हैं शनि के बारे में। 5वां भाव शिक्षा का है, जहां शनि की मकर राशि लगी है, अतः शनि ने आपको शिक्षा के प्रति गंभीर बनाया, क्योंकि शनि एक गंभीर ग्रह है। यह आप में गंभीरता देता, आपकी वाणी भी गंभीर बनाता। तो गंभीर, अब क्योंकि शिक्षा के भाव में इसकी राशि लगी, तो अब आप गंभीर हो गए, शिक्षा के प्रति बहुत ही गंभीर। और शनि का नेचर है, वो किसी भी चीज को करता है बहुत गहराई में जाके, इसलिए गहरे और गंभीर सब्जेक्ट, गणित जैसे सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट, और ये आपको इंजीनियरिंग या मशीनों के बीच ले जाएगा। क्यों? क्योंकि शनि जो है इंजीनियर बनाता है, शनि लोहे का मालिक है, और लोहे की ही मशीनियां बनती हैं, तो ये मशीनों से रिलेटेड काम आपसे कराएगा। क्योंकि आपका लग्न बुध कम्युनिकेशन का मालिक है, अतः इंजीनियर अब किस चीज के बनेंगे, तो बुध शनि के दोनों के योगदान से बनेंगे। अतः आप ऐसी मशीनों पे काम करेंगे जो कम्युनिकेशन फील्ड की हैं, जैसे कि सारा ट्रांसमिशन, जो आज मोबाइल कम्युनिकेशन है या स्पेस कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट है, रडार है, इन सब फील्ड में आप जा सकते हैं, वो सब कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, साथ में वो मशीनें भी हैं, इसलिए शनि और बुध का वहां दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब 12वें पॉइंट में आपकी कुंडली में शुक्र और बृहस्पति मार्केश है। अब आप देख सकते हैं द्वितीय भाव में 7 नंबर राशि बन गया मार्केश, तुला राशि का स्वामी शुक्र, तो शुक्र मार्केश हो गया। और सप्तम भाव में 12 नंबर राशि मीन, मीन का स्वामी गुरु, तो गुरु बन गया मार्केश। मार्केश होते क्या है, जब इनकी दशा वर्ष लगती है तो आपको मृत्यु समान कष्ट देते, इसीलिए हम इन्हें मार्केश कहते हैं। मार्केश का मतलब मृत्यु मत समझिए, पर मार्केश कष्ट बहुत देते हैं। मृत्यु भी तब हो सकती है जब मार्केश की दशा वर्ष में 3 पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, और ये आप उनकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में देख सकते हैं, तो वो मृत्यु का कारण। तो आप यहाँ पे देखें कि आपकी कुंडली में शुक्र और बृहस्पति मार्केश है, अतः इनकी जब दशा वर्ष आएगी तो आपको शारीरिक कष्ट मिलेगा। बृहस्पति की दशा में जन्म हुआ था, अतः जन्म से लेकर एक साथ 1977 तक कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट जरूर मिलता रहा होगा। इन कष्टों में थोड़ी कमी इसलिए रही होगी क्योंकि जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ उसका स्वामी भी बृहस्पति है। तो जब आपका नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति हो जाता, तो फिर वो अपने दशा वर्ष में अगर मार्केश है तो भी वो कष्ट कम देता है। कोई भी इंसान अपने घर को कभी नहीं नष्ट करता, ऐसा मानना है ज्योतिष में। तो बृहस्पति का ही बनाया हुआ इंसान है, तो बृहस्पति कैसे उसे नष्ट कर सकता है। इसलिए बृहस्पति की दशा वर्ष में माना कि कष्ट मिले होंगे, कम मिले। अभी 2/7/2020 से शुक्र की महादशा शुरू हो गई है, जो कि 1/7/2040 तक चलेगी। इस बीच में आपको शारीरिक कष्ट मिलते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले दशा वर्ष। ये तो हमने बता दिया कि गुरु मार्केश है, तो गुरु 1/7/1977 तक, जन्म से लेके 1977, 1/7/1977 तक इनको कष्ट दिया होगा, थोड़ा कम दिया होगा नक्षत्र का स्वामी होने का। फिर इनका दूसरा मार्केश मैंने बताया कि क्या है, शुक्र है, तो शुक्र लगेगा 1/7/2020 में केतु के बाद, और चलेगा 1/7/2040 तक। तो ये दशा वर्ष जो है 20 साल की, इसमें वो कष्ट देगा। इसी को हमने ये सिखाया आपको कि कैसे विंशोत्तरी महादशा देखते हैं। तो यहाँ उसी डेटों को हमने मेंशन किया कि शुक्र की महादशा शुरू हो गई है और ये चलेगी 2040 तक। अब इसके अंदर भी ध्यान दिया था कि ये तो विंशोत्तरी महादशा है, अब महादशा के अंतरदशा क्या होती है। 1/7/2026 से 1/9/2030 तक मंगल और राहु की अंतरदशा में ज्यादा पूजा पाठ करें। मैंने ऐसा क्यों लिखा, 1/7/2026 आप देख सकते हैं, ये 1/7/2026 शुक्र के अंदर चंद्र, शुक्र इनका मार्केश है, चंद्र है, गजलक्ष्मी योग बना रहा है, तो उससे ये सेफ रहेंगे। लेकिन 1/7/2026 में चंद्र की अंतरदशा पूर्ण हो जाएगी, मंगल की लग जाएगी, और इनका मंगल आप देख लीजिए 7वीं राशि में शत्रु राशि में बैठा है, इसलिए इनकी समस्या शुरू हो जाएगी 1/7/2026 के बाद से।
और फिर मंगल के बाद राहु आ जाएगा तो 1/9/2023 में। लेकिन ये फिर भी इनको कुछ होगा नहीं, क्योंकि इनका राहु भी शुभ हो गया है, तो पूरी कुंडली इनकी शुभ हो गई है। हाँ, मंगल के केस में इनको थोड़ी समस्या ज्यादा। फिर भी मंगल और राहु के लिए हम इनको ये बताएंगे कि इस दौरान ये पूजा पाठ बढ़ा दें, इससे इनको कष्ट कम मिलेगा। 1/5/2039 से 1/7/2040 तक केतु की अंतर्दशा में भी विशेष पूजा पाठ करें। आप देख सकते हैं शुक्र के अंदर केतु लगेगा 1/5/2039 से 1/7/2040 तक। तो जब शुक्र के अंदर केतु लगेगा तो उस दरमियान भी इनको विशेष पूजा पाठ करनी चाहिए। और कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए वो हम बता दे रहे हैं। मार्केस की दशा में जब भी मार्केस लगे तो मार्केस की दशा में जातक को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। जातक को महामृत्युंजय मंत्र का स्वेच्छानुसार ज्यादा से ज्यादा डेली जप करना चाहिए। जातक को मारक ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। ठीक है, अब समझ में, जो उनकी फेवरेट चीजें हैं तो उसका दान करें, उसको अपने पास ना रखें, पहने मत। यहाँ पे उल्टा काम चल रहा। जब ग्रह कमजोर होते हैं तो उसके अच्छे फल के लिए आप उनको पहनते हैं, धारण करते हैं। जब वही ग्रह आपको मार रहा है तो धारण करने के बजाय उनका दान करते हैं। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये भी मार्केस से बचाने का कार्य करता है। रोज एक माला रोगनाशक मंत्र का जाप करना चाहिए। तो रोज एक माला रोगनाशक मंत्र का। अब रोग भाव में तो यहाँ शनि की राशि और शनिदेव खुद बैठे हैं, तो शनि का मंत्र का जाप करें। तो वो आपके शत्रुहंता हैं, रोग को नष्ट करने वाले हैं, तो वो प्रबल होंगे। तो इनके केस में क्योंकि शनि की राशि और शनि वहीं बैठे हैं, इसलिए इनको शनि का जाप करना चाहिए, तो रोगों से मुक्ति मिलेगी। शुक्र की मारक दशा होने पर, अब क्योंकि इनके केस में शुक्र की दशा इसमें चल रही है, वो मार्केस है, तो बृहस्पति की तो बीत चुकी है। तो शुक्र की मारक दशा होने पर शुक्रवार को शिवलिंग पर इत्र और जल अर्पित करें, क्योंकि आपको शिव की आराधना करनी है। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें। ध्यान रखिए, आपको दान करना है शुक्र की पसंदीदा चीजें, तो सफेद कलर होता है शुक्र ग्रह का, तो सफेद मिठाइयां दान करें, बर्फी वगैरह या सफेद पेड़े, उनका दान करें। भूल कर भी धारण ना करें क्या, हीरा। कुछ लोग सोचते हैं कि मार्केस शुक्र है तो चलिए हीरा धारण कर ले तो बचा देगा, अरे वो और जल्दी मार देगा। आप उसको बलि मत बनाएं, कमजोर करें। कमजोर करने के लिए धारण नहीं करना है, बल्कि दान देना है। और नित्य प्रातः और साय 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। तो मार्केस कोई भी ग्रह का चल रहा हो, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें तो आपको मुक्ति मिल जाएगी सारे कष्टों से। तो मित्रों, ये हमने बताया, ये कुंडली स्पेशली पाप ग्रहों, यहाँ पे देख लीजिए इस कुंडली में आपके किस 3 पाप ग्रह राहु केतु शनि सभी शुभ हो गए। और क्योंकि वो 3-6 भाव में बैठे हैं तो उन्होंने उस भाव को भी शुभ कर दिया। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी कुंडली शुभ हो गई। राहु केतु वर्गोत्तमी हो गए, तो सारी समस्याओं से मुक्ति दे गई। और इस तरह से इस कुंडली की विवेचना हमने की। मित्रों, पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।